हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। The lions that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 7. Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and on his inscription were inscribed on pillars as well as on rock surface. Before we find out what was written in these inscriptions, let us study why his kingdom was called an empire. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta Maurya was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थ शास्त्र। तो क्या होता है कि आप लोगों ने जो 3 लॉयंस हैं, 3 शेर अपने कॉइन्स और नोट में बहुत देखे होंगे। ये इधर आप जिसकी पिक्चर देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है, उसका नेशनल सिंबल है वो। तो इसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ये कभी कभी हमारे कप स्टोन में भी क्या ये छपा हुआ है। तो इसकी बहुत ही बड़ी क्या एक मैसिव हिस्ट्री है। तो इसे क्या सारनाथ में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसिव पिलर्स में क्या ये वहाँ पर छपा हो, मतलब कि ये वहाँ पर इसको क्या इंस्क्रिप्ट करा रखा है। तो जो हम लोगों ने अभी चैप्टर 7 में न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया में हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है। तो इसमें इसकी कहानी ये है कि अशोका है जो कि एक बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था, जो कि जाने जाते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस अबाउट इंस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि उनके जो इंस्क्रिप्शन है जो कि इंस्क्राइब करे गए पिलर्स में, रॉक सरफेस में, ये सब क्या उनके इंस्क्रिप्शंस की वजह से क्या वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या वहाँ पे ये सब हुआ है। पहले हम लोग जानते हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनका जो किंगडम था उसे क्या एम्पायर कहते हैं। तो एम्पायर क्या होता है कि जो एम्पायर है जिसमें अशोका रूल करते थे, वो बनाया गया था एम्पायर उनके ग्रैंडफादर जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और जो कि 2300 ईयर्स पहले के बात कर रहे हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको क्या सपोर्ट था एक आदमी का, और उस आदमी का, उस वाइज मैन का नाम था चाणक्य, और उसको और उनका नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य कौटिल्य दोनों उनके नाम थे। तो बहुत सारे जो चाणक्य के आइडियाज हैं वो सब क्या उनकी एक बुक में लिखे गए हैं, और उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। There were several cities in the empire marked with black dots on the map. These included the capital Patliputra, Takshila, and Ujjain. Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. Merchants, officials, and craftspersons probably lived in these cities. In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas, such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different languages. तो क्या होता था कि यहाँ पे कुछ सारी सिटीज होती थी, सेवरल सिटीज इस एम्पायर में, जो कि क्या ब्लैक डॉट से मार्क की गई हैं। तो जो इसमें जो ब्लैक डॉट से मार्क की गई हैं उनमें क्या क्या है, उनमें है जैसे कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन।
उज्जैन, ये तीन जो जगह हैं, ये क्या, ये ब्लैक डॉट से क्या यहाँ पे दर्शाई गई हैं और लोकेट की गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है वो कैसे ब्लैक डॉट से उसे लोकेट कर रखा है। उज्जैन को ब्लैक डॉट से, पाटलिपुत्र को ब्लैक डॉट से क्या लोकेट कर रखा है। क्योंकि देखो, जो पाटलिपुत्र है वो तो क्या कैपिटल है मगध की, तो मतलब इनका जो जितना भी इनका एम्पायर था उसकी कैपिटल है, तो इसलिए उसको ब्लैक डॉट से क्या लोकेट कर रखा है। फिर तक्षशिला, तक्षशिला एक बहुत ही बड़ा गेटवे है नॉर्थ वेस्ट का, जहाँ पे गेटवे यानी यहाँ से आने जाने का है। अगर आपको अगर आपको नॉर्थ एशिया जाना है तो आपको यहीं से जाना है, तो इसलिए क्या इसको ब्लैक डॉट से कर रखा है। और क्या है, उज्जैन, उज्जैन क्या है कि अगर आपको साउथ इंडिया जाना है तो यहाँ से जो मर्चेंट्स है वो यहीं से जाते हैं, यानी कि ये गेटवे हैं। तक्षशिला और उज्जैन गेटवे हैं और पाटलिपुत्र वहाँ की कैपिटल है इसलिए। और यहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन है वो सब क्या प्रोबेबली इन्हीं सारी सिटीज में क्या रहते हैं। और कुछ एरियाज हो गए जो कि विलेज में है जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहते हैं। कुछ एरिया है जैसे सेंट्रल एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे लोग क्या गैदर करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एनिमल को हंट करते हैं फॉर फूड। और जो पीपल होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के वो क्या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी क्या बोलते हैं, डिफरेंट पार्ट में रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। दे प्रोबेबली ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज भी बोलते हैं और साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कपड़े पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by a big armies. So also they need a large number of officials who collect टैक्सेस। तो क्या होता है कि अभी हमने बात करा कि जो अशोक है वो किंगडम पे रूल नहीं करते थे, वो एम्पायर में रूल करते थे। तो किंगडम, एम्पायर, किंग, एम्परर, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग है। आप समझिए कैसे। तो देखिए, जो एम्परर होते हैं उनको ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती है। मतलब कि देखिए, किंग है, किंग को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती होगी, तो किंग से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किसको, एम्परर को। और उनकी और कैसी रिसोर्स, जैसे कि बहुत बड़ी उनको टैक्स की ज़रूरत, और जैसे बहुत ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत हो गई, आर्मी की ज़रूरत हो गई। तो जो एम्परर्स होते हैं उनका बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल होता है, यानी कि एम्परर्स का जो क्षेत्रफल होता है जहाँ पे वो राज करते हैं उनका राज्य बहुत बड़ा होता है। कंपेयर करें अगर कोई राजा है, और जैसे किंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं राजा और एम्परर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्राट। तो जो राजा है उसका क्षेत्रफल ठीक ठाक है, लेकिन उसके क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल होता है किसका, सम्राट का। सम्राट का बड़ा क्षेत्रफल होता है, तो इसलिए क्या उसे ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। अब इसीलिए उनको क्या बड़ी बड़ी आर्मी रखनी पड़ती है अपने एम्परर को, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसीलिए क्या वहाँ पे ज़्यादा बड़ा एरिया तो ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा टैक्स। तो यहाँ पे उन लोगों को क्या बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रखने पड़ते हैं। क्यों, ताकि वो टैक्स जो है उसे कलेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूलिंग द एम्पायर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। As the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. This means that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons, and traders who lived in villages and towns in the area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were given salaries, messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials. And of course, the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior minister। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि एक एम्परर है
तो जैसे कि एक एम्पायर है तो वो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंटली रूल करना पड़ता है। जैसा कि अभी हम लोग ने समझा कि यहाँ पे जो एम्पायर होता है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग टाइप के काइंड के क्लोथ, अलग अलग काइंड का फूड खाते हैं। तो ये सब क्या इनके लिए अब हर जगह एक जैसा रूल तो कर नहीं सकते, तो वो लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रूल करते हैं। तो जो एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वो क्या वो डायरेक्ट कंट्रोल में आता था किसके, एम्परर के, यानी कि एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में था कौन, पाटलिपुत्र। क्यों, क्योंकि वो वहीं रहता था, क्योंकि कोई भी राजा हो अपने क्या राजधानी में रहेगा। जैसे कि अगर इंडिया है तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में रहेंगे। और अगर कोई यूपी का चीफ मिनिस्टर है तो वो का यूपी की कैपिटल लखनऊ में रहेगा, या कोई सा भी स्टेट हो गया। अब जैसे समझ लीजिए अमेरिका, तो अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो कहाँ रहेंगे, वो अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में ही रहेंगे। और ऐसा हर जगह होता है। तो और ये अभी का नहीं, बहुत पहले का हो रहा है। तो जैसे कि ये अभी एम्पायर है, तो जो एम्परर होता है अपने एम्पायर की जो उसकी कैपिटल होती है वो अपने राज्य की राजधानी में ही रहता है। तो राजधानी डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में होती है। तो जो एम्परर होता है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में क्या, उसकी जो राजधानी होती है उसकी कैपिटल वो आती है। तो यानी पाटलिपुत्र डायरेक्ट कंट्रोल में थी किसके, एम्परर के। और उसने कई सारे क्या ऑफिशियल्स को भी क्या अपॉइंट कर रखा था, ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, किससे, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, जो कि विलेजेस में रहते हैं और टाउन्स में रहते हैं पाटलिपुत्र के एरिया में। अब राजा थोड़ी ना जाएगा हर जगह टैक्स लेने, तो वो क्या अपने आदमी रखेगा। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, तो यहाँ पे क्या प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर अब हर चीज़ तो नहीं देख सकते, तो इन्होंने हर चीज़ का क्या एक मिनिस्टर बना दिया। जैसे कि कोई डिफेंस का तो डिफेंस मिनिस्टर, कोई फाइनेंस यानी यही टैक्स वैक्स का है तो वो कौन, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। ऐसे क्या ऐसे क्या पहले भी बनते हैं और अब भी बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम है देश चलाने का बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, यानी कि इंडिया का ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक तरह से यूज़ करा जाता है। और क्या होता था कि जो भी ऑफिशियल जो थे जिनको वो लोग राजा अपॉइंट करता था, तो वो ऑफिशियल्स का लोगों को पनिशमेंट भी देते थे। सारे लोगों को नहीं, उन लोगों को जो लोग क्या नहीं देते थे, टैक्स देने से मना करते थे। अब भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, जैसे हम लोग भी देते हैं। जैसे कहीं टोल प्लाजा हो गया, टोल टैक्स, तो वो टैक्स देना पड़ता है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल और गैस का बिल, तो ये सब क्या बिल ही है, तो ये सब क्या हम लोगों को देना पड़ता है। तो अगर हम लोग मना करेंगे तो फिर पनिशमेंट तो मिलेगी। तो ये पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती, देखिए अभी भी पूरी सिमिलैरिटीज है। तो जो मना करते थे उनको क्या उनके होती थी पनिशमेंट, उनको वो लोग पनिशमेंट दे देते थे। और जो ये ऑफिशियल्स होते थे वो उनको सैलरीज मिलती थी, किससे, फार्मर्स के, मतलब सॉरी फार्मर्स के द्वारा नहीं, एम्परर्स के द्वारा क्या उनको सैलरी भी मिलती थी। और जो मैसेंजर्स होते थे वो वेंट टू एंड फ्रो, आना जाना, तो मैसेंजर्स का क्या आना जाना चलता रहता था। और जो ऑफिशियल्स है वो यही सब देखते रहते थे, स्पाई। और जो एम्परर है वो पूरा सारा काम क्या सुपरवाइज करता था। जैसे कि अब आपने कोई काम चालू करा, ठीक है, और आप उसके मेन हो, तो क्या आपको यह सब सुपरवाइज करना होता है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो उन्होंने जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बिल पास करा, तो जो बिल है वो ऐसे थोड़ी पास कर देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो क्या सुपरवाइज करेंगे कि देखेंगे हाँ सब ओके है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऐसा सब चेक करेंगे, फिर पास करेंगे। तो ऐसा क्या सुपरवाइज, तो वहाँ के पहले के जो एम्परर है वो सब क्या सुपरवाइज सब करते थे और सुपरवाइज करते थे। और अपने फैमिली मेम्बर्स की क्या मदद भी करते थे। जो उनकी रॉयल फैमिली थी उनके लिए उन्होंने सीनियर मिनिस्टर्स भी बना रखे थे। There were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as Takshila or Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. तो क्या होता था, जैसे
यहाँ पे कई सारी इस एरिया में बहुत सारी प्रोविंसेस थी, जैसे कि जो प्रोविंसेस थी उसमें क्या वो प्रोविंशियल कैपिटल बन जाती थी, जैसे तक्षशिला, उज्जैन। तो इनमें के भी क्या इनमें भी रूल करना होता था। तो जो इनके एम्परर के फैमिली वाले थे वो यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन जो पाटलिपुत्र में जो एम्परर बैठा है उसका कंट्रोल इनके ऊपर भी होता था। ऐसा नहीं कि उसके ही एम्परर में है, उसके ही एम्पायर में, तो उसका क्या कंट्रोल रहता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि राज एम्परर का पूरा हट गया, उन्हीं लोगों का आ गया, उनके ऊपर भी क्या एम्परर था। अपने जैसे प्रोविंसेस हो गए उनमें क्या राजा का पाटलिपुत्र का कंट्रोल होता था। वहाँ पे कई सारे गवर्नर्स थे, लोकल कस्टम थे जो कि उसमें रूल करते थे, और बहुत तरह तरह के उसमें क्या अलग अलग टाइप के रूल करते थे। बिसाइड्स देयर वाज वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, hence the Mauryans tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tell us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. तो क्या होता था कि इस टाइम में क्या होता था कि यहाँ पे बहुत वास्ट सेंटर्स यानी बड़े बड़े सेंटर्स थे इन सब के बीच में। जैसे कि मॉरियंस थे तो उन्होंने ट्राइड करा कि कंट्रोल कर ले कहाँ रोड में, रिवर्स में, और उनके क्या एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रिब्यूट है, मतलब कि एक बुक है अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की बुक है। तो उसमें क्या लिखा गया कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो क्या वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ब्लैंकेट्स के लिए, और जो साउथ इंडिया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। तो ये बहुत ही ये पॉसिबल है कि जो रिसोर्स है वो क्या कलेक्ट करे जा सकते एज अ ट्रिब्यूट। There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. तो यहाँ के जो फॉरेस्टेड रीजन थे, यहाँ पे जहाँ पे जंगल था तो जंगल में भी लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी। तो यहाँ के जो पीपल होते थे वो जो रहते थे वो क्या वो भी क्या मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, यानी कभी कभी इंडिपेंडेंट ज़्यादा तो कभी कभी कम। तो इसमें क्या होता था कि वो क्या इनको क्या राजाओं को क्या प्रोवाइड करा देते थे एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स, ये क्या मॉरियन ऑफिशियल्स को एज अ टैक्स वो लोग यही उनको दे देते थे। तो वो लोग क्या ये भी ले लेते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अशोका अ यूनिक रूलर। तो इसे स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।